नमस्कार दोस्तों, 4 मई 2022 की डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन से एडिटोरियल्स हम डिस्कस करने वाले हैं? तो पहला एडिटोरियल है अ बाई आउट दैट कुड मेक अ पब्लिक स्क्वायर प्राइवेट। यहां पे बेसिकली बात की जा रही है कि जो एलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदा है, इसको खरीदने से क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ट्विटर के सामने। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एलॉन मस्क कहते हैं कि एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल ये लेके आएंगे, तो भाई जो पेमेंट करेगा क्या केवल उसी के पास एक्सेस होगा? और अगर गूगल की तरह एडवर्टीजमेंट पॉलिसी चलाते हैं, तो इससे जो व्यूअर्स का डाटा प्राइवेसी है वो वायलेट होगी। तो जो पॉइंट्स यहां पे बताए जा रहे हैं वो डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। फिर भाई सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जो डिसीजन दिया है, जिसमें बोला है कि भाई अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स को कुछ चीजों का एक्सेस हटा देना, रिस्ट्रिक्ट करना, ये सही नहीं है। सबके पास अपनी पर्सनल फ्रीडम है, वो अपनी पर्सनल फ्रीडम के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। साथ साथ कम्युनिटेरियन हेल्थ को फैलाने के लिए सरकार के पास डिसीजन मेकिंग पावर है। इस रिस्पेक्ट में मैंने कल डिटेल में डिस्कशन किया था, यहाँ छोटा सा रिवीजन कर लेंगे। फिर रिसेंटली ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर प्रोनाउंसमेंट दे दिया कि भाई नेशनल लेवल की बॉडी बनाओ, उसकी स्टेट लेवल पे ब्रांचेस हों, जो कि पूरे इंडिया में जुडिशरी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करे। लेकिन चीफ मिनिस्टर्स इस आइडिया के साथ पूरा वाक्य नहीं रख पा रहे थे। क्या प्रॉब्लम निकल के आई है, क्या फाइनल सॉल्यूशंस निकल रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। टर्की की फॉरेन पॉलिसी के रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल है, इसको हम लोग देखेंगे। और इंडिया के अंदर किस हद तक जॉबलेसनेस बढ़ रही है, इसको रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल जरूर है, बट अलग से मैं इसको डिस्कस करने वाला हूं नहीं, क्योंकि बहुत हद तक एंटी गवर्नमेंट ये आर्टिकल दिख रहा है, कुछ कंक्रीट समझ में आया नहीं। और इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स इस पर्टिकुलर न्यूज से रिलेटेड मैं पहले ही बता चुका हूं, तो ये आर्टिकल मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तमिलनाडु किस प्रकार से श्रीलंका की मदद कर रहा है? एक्चुअली में अभी जो तमिलनाडु की सरकार है दवित मुनित्र कजागम की, इसने केंद्र की सरकार के सामने एक प्रपोजल रखा कि भाई श्रीलंका में इतनी क्राइसिस चल रही है, थोड़ी मदद भेजते हैं। लेकिन डीएमके का प्रपोजल ये था कि जो नॉर्दर्न श्रीलंका में तमिल से उसको मदद भेजते हैं। लेकिन तमिलनाडु के अंदर से अपोजिशन आया, और अब तमिलनाडु की सरकार जो भी केंद्र की सरकार की मदद से मदद भेज रही है, वो पूरे श्रीलंका के लोगों के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो तमिल हैं या फिर किसी और एथनिसिटी के हैं। तो इस पर्टिकुलर न्यूज को हम एनालाइज करेंगे। तो टोटल 5 न्यूज़ हम यहां डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो भैया शुरुआत करते हैं। कहां से शुरुआत करेंगे? तमिलनाडु एडेड श्रीलंका, यहां से शुरुआत करते हैं। तो हुआ क्या है कि द्रविड़ मुनित्र कजगम की सरकार ने केंद्र की सरकार की परमिशन लेके एक रेजोल्यूशन सामने रखा कि भाई चूंकि श्रीलंका के अंदर इतनी क्राइसिस चल रही है, तो हमें ह्यूमैनिटेरियन एड भेजनी चाहिए। केंद्र की सरकार ने भी बोला कि हाँ भाई भेजो। अच्छा, थोड़ा गैप ले रहा हूं दोस्तों, वीडियो पे लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों चीजों का लिंक नीचे दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की अपडेट दे दूंगा, द करंट करंट अफेयर्स और हिंदू एडिटोरियल, ये दोनों की ही अपडेट मैं आपको एज सुन एज वीडियो इज लाइव टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगा। क्योंकि मैं पिछले 3-4 दिन से देख रहा हूं कमेंट बॉक्स में, लाइव कमेंट बॉक्स में लोग ये लिखते हैं कि उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाते। तो स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स और हिंदू एडिटोरियल, ये दो ऐसी चीजें हैं जिसका नोटिफिकेशन जाना जरूरी है। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो कर लीजिए, यहाँ पे आपको इन दो पर्टिकुलर वीडियोस के तो मैं लिंक अपडेट कर दूंगा, साथ साथ पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलती ही रहती है। इफ पॉसिबल फ्रेंड्स, क्लिक द ज्वाइन बटन। सुपर थैंक्स का ऑप्शन एक्टिव हो गया है चैनल पे, तो आप वो भी क्लिक करके हेल्प कर सकते हैं। चलिए, केंद्र की सरकार की तरफ से नोट आ गई थी तमिलनाडु की सरकार के पास। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब ने 1 मई को चिट्ठी लिख के एमके स्टालिन साहब को बोला कि ठीक है भाई, आप जो भी मदद वगैरह करना चाहते हो श्रीलंका को कर सकते हो, केंद्र की सरकार की तरफ से आपको असिस्टेंस मिलेगा। 29 अप्रैल को तमिलनाडु की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एक मोशन को पास किया गया और बोला गया 123 करोड़ का रिलीफ मटेरियल भेजा जाएगा, कहां पे? श्रीलंका के अंदर, उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए। खास बात यहां पे यह है कि इस द्रविड़ मुनित्र कजागम के इनिशिएटिव में बीजेपी ने भी सपोर्ट दिया है और एआईएडीएमके ने भी सपोर्ट दिया है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनित्र कजागम ने भी यहां पे सपोर्ट दिया है। तो इस सपोर्ट के अंदर 40,000 टन ऑफ राइस, ठीक है ना, 40 मेट्रिक टन ऑफ राइस, जो कि 80 करोड़ का है, 137 लाइफ सेविंग ड्रग्स 28 करोड़ की, 500 टन ऑफ मिल्क पाउडर चिल्ड्रन के लिए 15 करोड़ का, ये सब भेजा जा रहा है श्रीलंका के अंदर। और खास बात यहां पे यह है कि इसको एथनिसिटी के न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से भेजा जा रहा है। क्या है? डीएमके सरकार की बात करो तो डीएमके सरकार ने जो मेमोरेंडम भेजा था प्रधानमंत्री मोदी जी के पास 31 मार्च को, उसमें डीएमके सरकार ने प्रपोज किया था कि हम एसेंशियल कमोडिटीज और लाइफ सेविंग ड्रग्स भेजते हैं श्रीलंका के नॉर्दर्न इलाकों में रहने वाले तमिल्स को और ईस्टर्न प्रोविंसेस में रहने वाले तमिल्स को। वो पूरे श्रीलंका को भेजने की बात नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर बाद में समझ में आया कि यार इंडिया की तरफ से मदद जाएगी और स्पेसिफिकली तमिल्स के लिए जाएगी, तो श्रीलंका के अंदर जो इंडिया की गुडविल है, जो इमेज है, वो इतनी अच्छी नहीं बनेगी। इनफैक्ट तमिल पॉलिटिकल पार्टीज ने
एम के स्टालिन साहब से बोला कि भाई मदद भेज रहे हो तो पूरे श्रीलंका को भेजिए, एथनिसिटी के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन मत करिए। फाइनली यहाँ पे एम के स्टालिन साहब भी मान गए हैं और अब जो मदद जा रही है वो श्रीलंका के सारे लोगों के लिए जा रही है। किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इस आधार पर कि वो तमिल लोग हैं या फिर जो तमिल नहीं है उनके लिए मदद जा रही है। मुस्लिम्स हो, तमिल्स हो, जो बाकी लोग हैं आपकी श्रीलंका की, उन सबके लिए यहाँ पे मदद जा रही है। अगर देखा जाए इंडिया श्रीलंका की हिस्ट्री काफी वॉलेंट रही है, काफी अच्छी रही है अलग अलग स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री में। 1983 में जब ब्लैक जुलाई एंटी तमिल पोग्राम चल रहा था तमिलनाडु के अंदर, उस समय पे भी रिलीफ मटेरियल भेजा था इंडिया ने श्रीलंका को। रेड क्रॉस सोसाइटी की मदद ली गई थी। जून 1987 में जब राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे और एमजी रामचंद्रन साहब, जो कैरिज्मेटिक लीडर ऑफ श्रीलंका, जब ये वहां के चीफ मिनिस्टर थे। अब उस समय पे हुआ ये कि 1987 में हॉस्टिलिटी शुरू हो गई, एलटीटी और श्रीलंकन फोर्सेस के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। ओके। और 26 मई 1987 को श्रीलंका की आर्मी ने वदरमरच्ची नाम का एक कैंपेन चलाया जिसको बोला गया ऑपरेशन लिबरेशन। और इस ऑपरेशन लिबरेशन के अंदर एक प्रकार का इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा दिया गया नॉर्दर्न प्रोविंसेस के ऊपर कि नॉर्थ में जो तमिल्स रहते हैं उनके पास जो एसेंशियल कमोडिटीज की सप्लाई है इसको ब्लॉक कर दिया गया। जाफमा में रहने वाले जो लोग हैं वो मरने से लगे यहां पे। तब भारत सरकार की तरफ से यहां पे मदद गई। भारत सरकार ने 19 फिशिंग बोट्स को भेजा जिसमें 950 टन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज थी। लेकिन इन फिशिंग बोट्स को श्रीलंका की नेवी ने रोक दिया। ठीक है ना। 3 जून को ये आप कह लो जफना के लिए ये सारी की सारी बोटें निकली रामेश्वरम से, लेकिन श्रीलंका की नेवी ने कच्छा थी वो आइलैंड के बाद इनको रोक दिया। उसके बाद हमारी इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन पूमालाई चलाया, गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, और AN-32 एयरक्राफ्ट उड़े, 4 मिराज फाइटर्स उड़े, 22 टन का रिलीफ मटेरियल उन्होंने जाफना के ऊपर ड्रॉप कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं श्रीलंका में अगर क्राइसिस हुई है तो भारत सरकार की तरफ से मदद गई है। और भारत सरकार अब श्रीलंका के लोगों को यह मैसेज देना चाहती है कि यह मदद केवल तमिल्स के लिए नहीं है, ये सारे श्रीलंकन नागरिक के लिए, चाहे आप तमिल हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे आप मुस्लिम हो। तो रिगार्डलेस ऑफ एथनिसिटी, तमिलनाडु का प्रेजेंट इनिशिएटिव ये बताता है श्रीलंका की आबादी को कि वी आर अ मोर क्रेडिबल पार्टनर फॉर यू। तो इससे आगे आने वाले समय में इंडिया श्रीलंका के रिश्ते भी और बेहतर हो सकते हैं। ठीक है भाई, अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। Turkey's foreign policy visit. The Russian invasion of Ukraine has prompted a course correction from Ankara. तो इस यूक्रेन रशिया वॉर के बाद टर्की का यहां पे क्या स्टैंस रहा है इसको समझना जरूरत है। ओवरऑल टर्की के रोल को हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में, यूएस यूरोप के साथ इनके रिश्ते कैसे हैं, इनकी पब्लिक का परसेप्शन क्या है, रशिया चाइना के रिश्ते कैसे हैं, इस कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश करेंगे। अब अगर आप देखो तो यूक्रेन में जो वॉर हुआ है उसने टर्की के प्रेसिडेंट रसेप तैयब अर्दोगन साहब को वेस्ट एशियन नेबर्स के साथ रिश्ते रीसेट करने पर मजबूर किया है। यहां पे बात हो रही है इसराइल की, यहां पे बहुत हद तक बात होगी यूक्रेन की, रशिया की, यूएस की, यूरोप की, बहुत सारे फैक्टर्स की यहां पे बात होगी। इंडिया यहां पे नहीं है। देखिए, टर्की और इंडिया की बातचीत अक्सर कर पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में होती रहती है, चूंकि टर्की और पाकिस्तान दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो पाकिस्तान के स्टैंड को सपोर्ट करने के लिए टर्की अक्सर कर एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स देता है। वैसे हम लोग एक दूसरे का बॉर्डर एक दूसरे से बहुत दूर है तो जल्दी कन्फ्रंटेशन होता नहीं है। अब यहां पे अगर आप समझो तो इजरायली प्रेसिडेंट रिसेंटली इसाक हर्जोग टर्की गए थे 9 मार्च को। अब आप कह सकते हो टर्की इजराइल के रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, और वो ऑब्वियस सी बात है एक वजह से पेलेस्टीनियन इंटरेस्ट की वजह से। पेलेस्टीनियन लोग अरब हैं और टर्की भी एक आप कह सकते हो मुस्लिम मेजोरिटी वाला नेशन है, तो बहुत हद तक लंबे समय से टर्की पेलेस्टीन के स्टांस को सपोर्ट कर रहा था, मतलब इसराइल के अगेंस्ट था। लेकिन अब अगर यहां पे देखो तो कहीं ना कहीं टर्की इसराइल की दोस्ती अच्छी होती नजर आ रही है। रेगुलर टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस हो रहे हैं दोनों ही कंट्रीज के लीडर्स के बीच में, और हो सकता है जल्दी ही अर्डोगन साहब इसराइल जाए। रिसेंटली हमने देखा है चाहे सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, ओवरऑल इसराइल अपने रिश्ते इन इस्लामिक कंट्रीज के साथ अच्छा कर रहा है, और ओवरऑल टर्की हैज टू बी द लेटेस्ट। फिर रिसेंटली टर्की के रिश्ते सऊदी अरेबिया के साथ भी अच्छे हुए हैं। अर्दोगन साहब 28 और 29 अप्रैल को गए थे सऊदी अरेबिया। और रिसेंटली जमाल कोशिगी की मौत से रिलेटेड जो क्रिमिनल केस था जहां पे 26 सऊदी नेशनल्स को ट्राई किया जा रहा है, वो केस भी ओवरऑल टर्की ने ट्रांसफर कर दिया सऊदी अरेबिया। क्योंकि इस जमाल कोशिगी वाले केस के चलते सऊदी अरेबिया और टर्की के रिश्ते काफी खराब हो गए थे। सऊदी अरेबिया ने टर्किश गुड्स के एक्सपोर्ट को सऊदी अरेबिया के अंदर इंपोर्ट को बंद कर दिया था, बैन कर दिया था। इसलिए जो टर्किश एक्सपोर्ट्स थे सऊदी अरेबिया को, वो $3.2 बिलियन से $200 मिलियन पे पहुंच गए थे।
अब वो यहाँ पे सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिला के मिस्टर अर्डोगन यहाँ पे इस बात के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि वो वेस्टर्न प्रेशर के अंदर ज्यादा ना आके इंडिपेंडेंट तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी को यहाँ पे ड्राइव करने की कोशिश करें। चूंकि टर्की नाटो में आता है तो बहुत हद तक वेस्टर्न इंटरेस्ट के हिसाब से टर्की की भी फॉरेन पॉलिसी अलाइन थी, लेकिन उससे यहाँ पे एक डिपार्चर देखने को मिल रहा है। ठीक है, मिस्टर अर्डोगन साहब ने क्या बोला कि अ न्यू पीरियड ऑफ कोऑपरेशन शुरू होगा इंडिया सऊदी अरेबिया के बीच में, सॉरी टर्की सऊदी अरेबिया के बीच में, एनर्जी का फील्ड हो, हेल्थ का फील्ड हो, फूड सिक्योरिटी, फाइनेंस, डिफेंस, इन सब चीजों को ये लोग परस्यू करेंगे। फिर जब टर्की के प्रेसिडेंट ये अर्दोगन साहब सऊदी अरेबिया पहुंचे तो वहां पे किंग सलमान से भी मिले, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी मिले, और टर्की को सऊदी अरेबिया का फ्रेंड और बदर मांगा। तो कुल मिला के रीजनल स्टेबिलिटी के लिए आप कह सकते हो कि टर्की आसपास के प्लेयर्स के साथ रिश्ते अच्छे कर रहा है, जिसमें इसराइल भी आता है, सऊदी अरेबिया भी आता है, और बहुत हद तक सीरिया, इराक, इजिप्ट और ईस्टर्न मेडिटेरियन के इलाके में भी टर्की ओवरऑल अपनी आउटरीच को बेहतर करने की कोशिश करेगा। लेकिन इन सब चीजों से कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो नाटो ग्रुप के मेंबर की तरह टर्की का रोल हो, प्रो वेस्ट वाली बात हो, वो उस हद तक ना रहे। देखिए, टर्की नाटो का मेंबर है सिंस 1952। प्रेसिडेंट अर्दोगन के अंदर टर्की एक्सपायर करता है टू बी अ ब्रॉड रीजनल लीडरशिप अन बी होल्डन टू एनी सिंगल कंट्री और पावर। मतलब कि जो नाटो की लीडरशिप यूएस लेके आगे चल रहा है, यूरोपियन यूनियन लेके आगे चल रहा है, मेनली तो नाटो में जो सबसे डोमिनेंट पार्टनर है वो यूएस ही है। तो उसके चलते नाटो की बाकी कंट्रीज को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन उससे होता यह कि आपके डोमेस्टिक इंटरेस्ट कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। तो वो इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में अब अर्डोगन साहब लग नहीं रहे। प्लस अर्डोगन का यह भी मानना है कि जुलाई 2016 में जो कूप, जो तख्ता पलट अटेम्प्ट किया गया था टर्की में उनके अगेंस्ट, कहीं ना कहीं नाटो ने उसको स्पॉन्सर किया था। तो उसके बाद से अर्डोगन का स्टांस काफी हद तक नाटो के स्टांस से अलग भी रहने लगा है। जैसे S-400 का मिसाइल डिफेंस सिस्टम टर्की ने रशिया से खरीद लिया। दिमाग खराब हो गया था यूएसए का, उसके बाद कुछ सैंक्शंस भी लगाए गए थे। F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट जो मिल के नाटो कंट्रीज डेवलप कर रही थी, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से टर्की को निकाल दिया गया, लेकिन टर्की फिर भी रुका नहीं। और आज की डेट में आप देखो तो टर्की की रशिया से बहुत अच्छी दोस्ती है व्हेन इट कम्स इकोनॉमिकली। अगर आप देखो तो रशिया टर्की की 52% गैस सप्लाई करता है, 65% ग्रेन्स टर्की की रशिया से आती हैं, लगभग 70 लाख टूरिस्ट हर साल रशिया टर्की में भेजता है। इनफैक्ट रशिया टर्की के अंदर एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जो कि 2030 तक 30% एनर्जी सप्लाई करेगा टर्की की। बायलेटरल ट्रेड देखा जाए तो पिछले साल टर्की और रशिया के बीच में था $30 बिलियन, और दोनों कंट्रीज एक 930 किलोमीटर लंबी तुर्क स्ट्रीम गैस पाइपलाइन बना रहे हैं, जो कि यूक्रेन को बाईपास करेगी और रशिया से सीधी जो गैस है वो ओवरऑल टर्की में पहुंचेगी। और ये ज्यादा मुश्किल इसलिए भी नहीं है क्योंकि ब्लैक सी का एक्सेस टर्की के पास भी है और रशिया के पास भी है। तो इस ब्लैक सी के थ्रू आराम से तुर्क स्ट्रीम गैस पाइपलाइन बन जाएगी। तो जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं रशिया टर्की के बीच में, ये इतने ज्यादा बड़े हैं, इतने ज्यादा स्ट्रेटेजिक हैं कि यूक्रेन वॉर के चलते चाह के भी टर्की लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए वेस्टर्न खेमे के हिसाब में जाकर रशिया के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता, क्योंकि रशिया के साथ रिश्ते टर्की के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा नहीं है कि टर्की यूक्रेन को साइडलाइन कर रहा है। अगर आप देखो तो टर्की की 15% ग्रेन रिक्वायरमेंट्स यूक्रेन से आती है। यूक्रेन भी लगभग 10 लाख टूरिस्ट एनुअली टर्की को भेजता है। ओके, फरवरी 2022 में यूक्रेन और टर्की ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया। और अगर आप देखें तो टर्की और यूक्रेन मिलकर बना रहे थे लीथल बैराक्टर TB2 अनमैन्ड ड्रोन्स। ये अनमैन्ड ड्रोन्स टर्की के पास भी, यूक्रेन के पास भी हैं, और इन अनमैन्ड ड्रोन्स का बहुत इफेक्टिवली प्रयोग किया है यूक्रेन ने रशिया के वॉर के अगेंस्ट। तो कुल मिला के टर्की के रिश्ते रशिया से भी अच्छे हैं, यूक्रेन से भी अच्छे हैं। सवाल उठता है कि क्या टर्की किसी की तरफ टिल्ट दिखा रहा है? जवाब है ना। टर्की किसी की भी तरफ भी टिल्ट नहीं दिखा रहा, ना पूरी तरीके से यूक्रेन की तरफ, ना पूरी तरीके से रशिया की तरफ। जो वेस्टर्न खेमा है यूएस यूरोप का, वो बहुत हद तक टर्की को अपने अलायंस की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, बट टर्की उनके अलायंस की तरफ जाता हुआ देखिए नजर आ नहीं रहा है प्राइमा फेसी। 29 मार्च की यहां पे बात है, टर्की ने होस्ट किया सेकेंड राउंड ऑफ रशिया यूक्रेन पीस टॉक्स इन इस्तांबुल। ओके, और इन पीस टॉक्स में आप यहां पे देख सकते हो ये पीस टॉक्स होती नजर आ रही हैं। अर्डोगन साहब इनको एड्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं। बेसिकली टर्की भी यहां पे पीस को प्रोपोगेट कर रहा है। टर्की चाहता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट बंद हो जाए, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑलमोस्ट टर्की के बैकयार्ड में ही हो रहा है। ब्लैक सी के साथ टर्की का बॉर्डर लगता है और वो बहुत हद तक इस कॉन्फ्लिक्ट का एपिसेंटर है। तो इस कंटेक्स्ट में टर्की भी चाहता है कि जंग यहां पे जल्दी से जल्दी अगर बंद हो जाएगी तो बढ़िया रहेगा।
और टर्की ने इस वॉर में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करके रखा है। इस कॉन्फ्लिक्ट को टर्की ने वॉर ही बताया है। और मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन 1936 के हिसाब से बॉस्फोरस और डार्डेनालिस स्ट्रेट में जो मूवमेंट है रशियन नेवी को, उसको बहुत हद तक रिस्ट्रिक्ट भी किया टर्की ने। किसके हिसाब से? मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन की कंडीशन के हिसाब से, ताकि रशिया भी यहां पे ओवरऑल ऑफेंड ना हो, यूक्रेन को बहुत प्रो भी ना नजर आए। टर्की एक बैलेंस्ड न्यूट्रल स्टांस यहां पे टर्की ने मेंटेन करके रखा है। अब ओवरऑल इन्वेजन, रशियन इन्वेजन को क्रिटिसाइज करने के लिए जो यूएन जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन लाया गया था, उसको को स्पॉन्सर किया था टर्की ने। बट ओपनली सैंक्शंस यहां पे टर्की ने रशिया के ऊपर नहीं लगाए हैं। उसके साथ साथ जो रशियन ट्रैफिक है, जो एयर रशियन ट्रैफिक है, जो एरोप्लेन उड़ते हैं रशिया के, उनको टर्की के एयर स्पेस में अलाउ किया गया है। तो कुल मिला के जो टर्किश स्टांस है वो जरूर यहां पे रशिया के एक्शंस को क्रिटिसाइज कर रहा है, बट सैंक्शंस को किसी भी प्रकार से सपोर्ट नहीं कर रहा है। और अगर आप देखो तो ब्लैक सी की इंपॉर्टेंस रिसेंटली बहुत बढ़ गई है। रशिया का जो फ्लैगशिप कैरियर है मॉस्कोवा, इसको ब्लैक सी में डुबो दिया यूक्रेन ने। उसके बाद से ब्लैक सी की इंपॉर्टेंस को देखते हुए रशिया क्रीमिया, टार्टुअस, हिमेन में जो अपने बेसेस हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एडिशन कर रहा है, उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिल्ड कर रहा है। टर्की भी चाहेगा कि लॉन्ग टर्म में ब्लैक सी में जो उसकी प्रोग्रेस है, जो उसकी प्रोग्रेस है, वो आगे बढ़े। टर्की का वैसे भी टारगेट है कि ब्लैक सी वाले इलाके में टर्की सबसे स्ट्रांग नेवी बन के उभरे। और ब्लैक सी के अंदर कहीं ना कहीं रशिया टर्की को चैलेंज दे सकता है। जब क्रीमियन पेनिनसुला को अपनाया था, मतलब कब्जाया था रशिया ने टर्की उससे, यूक्रेन से, इस चीज को टर्की ने क्रिटिसाइज किया था। रीजन बीइंग कि ब्लैक सी के अंदर अगर एक मेजर लैंड इलाके पे रशिया का कंट्रोल होता है तो वो टर्की के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा। अगर क्रीमिया के ऊपर यूक्रेन का कंट्रोल बना हुआ होता तो ब्लैक सी के इलाके में रशिया एक लिमिट से ज्यादा ताकतवर नहीं होता, और एक लिमिट से ज्यादा कोई एक कंट्री ताकतवर होती तो बगल वाली कंट्री को थोड़ी नर्वसनेस तो होगी ही होगी। फिर ओवरऑल इस पूरी रशिया यूक्रेन वॉर के चलते टर्की के ऊपर एक और टर्म्स में प्रेशर आ रहा है, वो यहां बताया नहीं, मैं आपको अलग से बता रहा हूं, वो है रिफ्यूजी क्राइसिस। यूक्रेन से बहुत सारे लोग भाग के यूरोप में जा रहे हैं, बहुत सारे लोग टर्की में भी एंट्री मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो टर्की भी चाहता है कि एक लिमिट से ज्यादा यूक्रेनियंस टर्की के अंदर ना आए। तो ये सब बात है। अपनी नेवल प्रोग्रेस को ब्लैक सी में मतलब इंप्रूव करने के लिए टर्की ने ब्लू होमलैंड नाम की नेवल एक्सरसाइजेस की थी ब्लैक एजियन और मेडिटेरियन सी में, जहां पे 122 शिप्स, 41 एयरक्राफ्ट और 12,000 पर्सनल्स ने यहां पे पार्टिसिपेट किया था। तो कुल मिला के सवाल यही उठता है कि यहां पे टर्की एक न्यूट्रल स्टांस लेके चल रहा है, कितने लंबे समय तक न्यूट्रल रहेगा? ये जो यूएस लेड वेस्टर्न अलायंस है, ये टर्की को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। क्या टर्की उस तरफ जाएगा? देखिए, बहुत हद तक टर्की के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो लोगों के सेंटिमेंट के हिसाब से चलेंगे, और जो लोगों का सेंटिमेंट है वो उतना प्रो यूएस नजर नहीं आ रहा है। अगर जनवरी 2022 की बात करो तो टर्की के अंदर एक इनफॉर्मल पोलिंग कराई गई, और इससे पता चला कि टर्की की जनता बहुत हद तक वेस्टर्न कंट्रीज के अगेंस्ट है। जैसे कि अगर आप देखो तो 39% लोगों ने टर्की के अंदर वोट किया कि चाइना और रशिया के साथ रिश्ते सुधारने बढ़िया हैं, और केवल 37.5% लोगों ने बोला कि नहीं भाई, यूएस और यूरोप के साथ रिश्ते उभारो। मतलब आप समझ सकते हो ना कि चाइना और रशिया के साथ रिश्ते सुधारने को टर्की के लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। अगर आप एक साल पहले की पोलिंग की बात करो तो 27.6% लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि चाइना रशिया के साथ रिश्ते सुधारो, और 41% लोग ऐसे थे जो कह रहे थे यूएस यूरोप के साथ रिश्ते सुधारो। तो मतलब यहां यूएस यूरोप बढ़े हुए नजर आ रहे हैं, पिछले साल की बात है। और इस साल जब पोलिंग कराई गई तब पता चला कि भाई 40% लोग बोल रहे हैं कि रशिया चाइना के साथ रिश्ते अच्छे करो, और केवल 37.5% लोग बोल रहे हैं कि नहीं भाई, यूएस यूरोप के साथ करो। मतलब धीरे धीरे टर्की के लोगों के अंदर भी जो एक एंटी यूएस सेंटिमेंट है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ओके, अब देखते हैं आगे मिस्टर अर्डोगन यहां पे क्या करते हैं। देखिए देखिए, टर्की का रिस्पांस भी बहुत हद तक इंडिया की तरह न्यूट्रल ही रहने वाला है। ना टर्की पूरी तरीके से रशियन खेमे में जाएगा, ना पूरी तरीके से वो नाटो के खेमे में जाएगा। ये भी यहां पे न्यूट्रल रह के अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को पूरा करने की कोशिश करेंगे। वॉर देखिए यहां पे लंबा खिंचने वाला है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बोल चुके हैं कि जो वेस्टर्न अलाइज हैं ये चाहते ही नहीं है कि ये जंग बंद हो, वो चाहते हैं यूक्रेन रशिया की जंग चलती रहे। रशिया शायद एक बार को रंग फिर भी रोक देना चाहे, यूएस के जो वेस्टर्न अलाइज हैं ये नहीं चाहते जंग बंद हो। उसका क्या रीजन? उसका रीजन ये है कि इससे लगातार रशिया कमजोर पड़ रहा है। दूसरा, उनके वेपन्स इंटरनेशनल मार्केट में बहुत तेजी से बिक रहे हैं। तीसरा, यूरोप की जो बाकी कंट्रीज हैं उनके अंदर रशिया का एक खौफ सा बैठ रहा है, और उस खौफ के चलते आगे और वेपन्स बिकेंगे और एंटी रशियन सेंटिमेंट पैदा होगा। तो ऐसा बताया जाता है कि बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा कि यूएस चाहता ही नहीं कि ये जंग बंद हो। लेट्स सी जंग कितने लंबे समय तक चलती है, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी बंद हो जाए। जो भी एनालिसिस था इस पर्टिकुलर टॉपिक का मैंने बता दिया। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, द कोर्ट बर्डन।
A national body may be better placed to plan upgradation of judicial infrastructure. रिसेंटली एक प्रपोजल रखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, यह बोला कि नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन बनाने की जरूरत है। ओके भाई, इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स भी थे, ठीक है ना, चीफ जस्टिस भी थे अलग अलग हाई कोर्ट के। लेकिन यहां जो प्रपोजल रखा गया सीजीआई एनवी रमन्ना के द्वारा, ऐसा लगता है कि बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स को पसंद नहीं आया। एनवी रमन्ना साहब का यह बोलना था कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाओ, इसके पास स्टैट्यूटरी पावर्स होंगी, और ये स्पेशल वर्क पर्पस व्हीकल जुडिशरी के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है उनको कंस्ट्रक्ट करेगा, जुडिशरी के लिए ऑगमेंटिंग फैसिलिटीज लेके आएगा, कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस को इंप्रूव करेगा, ठीक है ना, बहुत सारे चैम्बर्स यहां पे बनाए जाएंगे, बहुत सारे कोर्ट रूम्स यहां पे बनाए जाएंगे, बार एसोसिएशन के लिए जगह बनाई जाएगी, इसके लिए एक नेशनल लेवल की बॉडी बनाओ स्पेशल पर्पस व्हीकल के अंदर, उसके स्टेट लेवल पे ब्रांचेस बना दो। इस बॉडी में केंद्र की सरकार का भी पैसा आएगा, राज्य की सरकार का भी पैसा आएगा, केंद्र की जो बॉडी होगी स्पेशल पर्पस व्हीकल, वो राज्यों के पैसा एलोकेट करेगी, राज्य के लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पैसों को हाईकोर्ट के थ्रू एलोकेट किया जाएगा और ग्राउंड लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। लेकिन इस पूरी स्कीम में चीफ मिनिस्टर्स वाकया नहीं रखते थे, क्योंकि इस पूरी की पूरी स्कीम में चीफ मिनिस्टर की ताकत, स्टेट की एग्जीक्यूटिव की ताकत कम हो जाएगी। अच्छा, लंबे समय से सीजीआई साहब इस पर्टिकुलर प्रपोजल को इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इनफॉर्मली आई एम श्योर इन्होंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की होगी। देखिए, यह बात बिल्कुल सच है कि जुडिशरी के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है और जिस प्रकार का जस्टिस इंडिया के अंदर चाहिए, जितना हैवी केस लोड है इंडिया के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कम पड़ा है। हालांकि और भी बहुत सी चीजें हैं, ऐसा नहीं कि केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। यहां पे केसेस की पेंडेंसी की बात कर लीजिए, ओवरऑल जुडिशियल अपॉइंटमेंट की बात कर लीजिए, तो ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट रखती हैं। पेंडेंसी कम करना हो, जुडिशियल अपॉइंटमेंट हो, लेकिन यहां पे स्पेसिफिकली जो प्रपोजल था वो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के रिस्पेक्ट में था, और इस प्रपोजल पे उतना ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि ध्यान दिया गया है, राज्य की सरकारें ये बोल रही हैं कि हाँ भाई, हम अपने अपने इलाकों में इस प्रकार की एक बॉडी लोकल लेवल पे बना के डेफिनेटली जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यूनियन लॉ मिनिस्टर किरेन रिजिजू साहब ने यह भी बोला है कि केंद्र की सरकार राज्य की सरकार को रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसा भी देगी। लेकिन अगर इस प्रकार से स्टेप को आप इंट्रोड्यूस करते हो तो ये पीस मील इंप्लीमेंटेशन का तरीका हो जाएगा। पीस मील समझते हो? एक राज्य की सरकार अलग बॉडी बना रही, दूसरी राज्य की सरकार अलग बना रही, तीसरी अलग, चौथी अलग, पांचवी अलग। किसी के पास केंद्र से पैसा आया, किसी के पास नहीं आया, कोई प्रॉपर सेंट्रल कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। लेकिन इस सेटअप में चीफ मिनिस्टर्स के पास, इलेक्टेड कैबिनेट के पास काफी ताकत होगी ग्राउंड लेवल पे चीजें इंप्लीमेंट करने की। सीजीआई रमन्ना साहब का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि सेंटर पे एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बना लो, ठीक है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल केंद्र के लेवल पे बना हुआ है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। अब ये जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, इसके नीचे एसडीआरएफ आता है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो एनडीआरएफ में केंद्र के लेवल पे जो भी डिजास्टर्स को टैकल करने के लिए फाइटर्स हैं वो होंगे, और राज्य के लेवल पे अलग होंगे। एनडीआरएफ से राज्य के लेवल के एसडीआरएफ को समय समय पे सपोर्ट जाता रहता है। सेम आप कह सकते हो एनडीएमए के लिए और एसडीएमए के लिए। उसी प्रकार से केंद्र के लेवल पे आप एक ऐसी बॉडी बना देते हो जहां पे पूरा का पूरा पैसा आएगा केंद्र का और राज्यों का। वो पैसा रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग राज्य के लेवल पे जो बॉडी बनी है उसको बांटा जाएगा, और राज्य की सरकारों के पास, राज्य में जो बॉडी बनी उनके पास जो पैसा जा रहा है वो थ्रू कंसर्न हाईकोर्ट जाएगा। तो हाईकोर्ट इस बात को इंश्योर करेगा कि जो भी पैसा आया वो ग्राउंड लेवल पे प्रॉपर तरीके से यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एनवी रमन्ना साहब का जो आइडिया था वो जबरदस्त था, लेकिन उसमें खिचड़ी सी पक गई है। जिस लॉजिक के साथ एनवी रमन्ना साहब ने आइडिया दिया था, उस लॉजिक के साथ उसका इंप्लीमेंट हो पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। वेइंग द एविडेंस, इमर्जिंग एविडेंस नॉट प्रेसिडेंट्स मस्ट गवर्न इंडिया पॉलिसी ऑन वैक्सीनेशन। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली डिसीजिव ऑर्डर दिया। इंडिविजुअल लिबर्टी और स्टेट राइट्स टू इंपोज रिस्ट्रिक्शंस, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बिठाने की कोशिश की। मतलब किसी भी इंडिविजुअल को जबरदस्ती वैक्सीनेट नहीं किया जा सकता, यह बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। और देखिए, जबरदस्ती तो सरकार वैक्सीनेट नहीं कर रही है। अगर आप जाके वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन नहीं लगवा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको सरकार जबरदस्ती खींच के ले जाएगी। लेकिन आपको मॉल्स के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो ये चीजें गलत बता रहा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि भाई वेलफेयर मेजर्स आप वैक्सीनेशन के आधार पर दो, कहीं पे एंट्री रेस्टोरेंट में, बार में, हॉल में आप वैक्सीनेशन के आधार पर दो, ये गलत है यहाँ पे। ओके, कोरोना वायरस के स्प्रेड को कंट्रोल करना जरूरी है और सरकार के पास ये ताकत है कि वो उसके लिए पॉलिसी बना सकते हैं। लेकिन उस पॉलिसी के दम पे आप अनवैक्सीनेट लोगों से उनके राइट्स छीन लो, ये नहीं हो पाएगा। अब ये कौन से बेसिस पे बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट?
सुप्रीम कोर्ट इस बेसिस पे बोल रहा है कि दुनिया से जो भी एविडेंस अभी के लिए निकल के आ रहा है, वो साइंटिफिक रीजनिंग ये बता रही है कि जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं और जो वैक्सीनेटेड लोग हैं, ऐसा नहीं है कि ये वैक्सीनेटेड लोग पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं और ये वैक्सीनेटेड लोग किसी और को इन्फेक्ट नहीं करेंगे। जितना इन्फेक्शन एक वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल करेगा, ठीक है ना, एक अनइन्फेक्टेड पर्सन को, उतना ही एक अनवैक्सीनेटेड भी कर सकता है। तो एविडेंस के हिसाब से आप नियम कानून बनाइए, ब्लैंकेट तरीके से अपनी वैक्सीनेशन की पॉलिसी को इंपोज मत करिए। कुछ इस प्रकार की बात यहां पे सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है सरकार को। अच्छा, पूरी दुनिया में आप देखिए रहो दोस्तों, अब जैसे यूएस है, यूएस में तो 3 शॉट्स लग चुके हैं लोगों को। इंडिया में तो डबल ही शॉट मुश्किल हो रहा है, यूएस में 3 डोजेस लग चुके हैं। 3 डोजेस के बाद भी जो इन्फेक्शन है बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो साइंटिफिक एविडेंस ये बताता है कि जो करंट वैक्सीन है इफेक्टिव है, बट वो ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं दे रही इन्फेक्शन के अगेंस्ट। इसलिए जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उनके ऊपर आप इंपोज कर दो रिस्ट्रिक्शंस कि नहीं, तुमने वैक्सीन नहीं लगवाई तो ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे। ये बात सही नहीं होगी। फिर अगर आप देखो, 75% इंडियंस को एक वैक्सीन शॉट लग चुका है, हाइब्रिड इम्यूनिटी इनके अंदर आ चुकी है। और जैसा कि बताया, यूएस में ट्रिपल शॉट्स के बावजूद भी जो इन्फेक्शन है वो तेजी से फैल रहा है। तो शायद प्रोबेबली मोस्टली लोग एक तीसरी वैक्सीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ऐसी वैक्सीन का इस्तेमाल इंतजार कर रहे हैं जो कि अभी के वेरिएंट्स के अगेंस्ट ज्यादा इफेक्टिव हो। जो पहले की वैक्सीन बनी है, फाइजर हो, मॉडर्ना हो, कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, दुनिया भर में जो भी बनी है, नो डाउट उनकी इफेक्टिविटी अच्छी है, बट उनकी इफेक्टिविटी ऐसा नहीं है कि आपको 100% इन्फेक्शन से बचा रही है या फिर आप किसी और को इन्फेक्ट नहीं करोगे। तो मोस्ट प्रोबेबली लोग एक नई वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं जिसके ऊपर लोगों का भरोसा आएगा। और तब तक आप कह सकते हो कि वैक्सीन, एक अनवैक्सीनेटेड और एक वैक्सीनेटेड पर्सन से जो इन्फेक्शन फैलने के चांस है वो ऑलमोस्ट बराबर है। इसीलिए ओवरऑल भले ही सरकार के पास ये ताकत है कि वो कम्युनिटी हेल्थ को बचाने के लिए वैक्सीनेशन को इंपोज कर सकती है, अलग अलग पॉलिसीज बना सकती है, लेकिन ये पॉलिसी इंडिविजुअल फ्रीडम और डिग्निटी को वायलेट नहीं कर सकती। अगर एक इंडिविजुअल चाहता है वो वैक्सीन ना लगवाए तो उसके ऊपर वैक्सीन लगवाना फोर्स नहीं किया जाएगा। तो इस रिस्पेक्ट में एक हमने यहाँ पे रिवीजन सा देख लिया है। इस रिवीजन में सबसे खास बात यहाँ पे ये जो नया पॉइंट मुझे यहाँ पे नजर आया, वो नया पॉइंट ये है कि भाई देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि अब एक मोर इफेक्टिव वैक्सीन की जरूरत है। वैक्सीन अंडर प्रोडक्शन है, रिसर्च चालू है। अभी के लिए जो कोरोना का वेरिएंट घूम रहा है उसके अगेंस्ट इफेक्टिविटी रखने वाली वैक्सीन चाहिए। पहले की वैक्सीन इन्फेक्शन के अगेंस्ट इम्यूनिटी देती है, लिमिटेड देती है, इंक्रीज इम्यूनिटी वाली एक वैक्सीन की जरूरत है। लेट्स सी वो कब तक तैयार होती है। फिर आगे आते हैं भाई, एलोन मस्क का ट्विटर टेक ओवर, $46.5 बिलियन। और अब विद वर्ल्ड रिचेस्ट मैन एलोन मस्क किस प्रकार से ट्विटर को आगे लेके जाएंगे, इसके लिए पूरी दुनिया में बातचीत हो रही है, पूरी दुनिया में डिस्कशन यहां पे हो रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ट्विटर बहुत सेंट्रलाइज हो जाएगा, अब एलोन मस्क जिस प्रकार से चाहेंगे उस प्रकार से ट्विटर को चलाएंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं भाई, एलोन मस्क ट्विटर को और ओपन बनाएंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच को इंश्योर करेंगे। अब ये सब बातें यहां पे बताई गई। किस प्रकार से कंटेंट मॉडरेशन होगा ये भी यहां पे देखना बाकी है। किस हद तक ट्विटर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरीके से काम करेगा, ट्विटर के अंदर क्या चेंजेस आगे आने वाले हैं, ये पता चलेगा। लगभग 33 करोड़ ट्विटर यूजर्स हैं, एक्टिव ट्विटर यूजर्स हैं। पॉलिटिशियंस हो, सेलिब्रिटीज हो, एक्टिविस्ट हो, स्कॉलर हो, ये सब कहीं ना कहीं ट्विटर में है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, शॉर्ट मैसेजिंग के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म माना जाता है ट्विटर को। ठीक है भाई, अच्छी बात कर ली। अब 3 से 4 इंपॉर्टेंट इश्यूज को यहां पे पॉइंट आउट किया गया। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे, ये मिनी सरकार की तरह है। ठीक है ना, जिस प्रकार से एक देश की सरकार उस देश को चलाती है, उसी प्रकार से ये पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भी किसी देश से छोटे नहीं है, ये यहां पे बताया जा रहा है। इंडिया के अंदर आप देखो तो 25 मिलियन ट्विटर यूजर्स है। और अक्सर का ट्विटर की भारत सरकार से झड़प और बहस होती हुई नजर आई है पिछले कुछ महीनों में। हमने देखा, पिछले साल काफी न्यूज में रहा है। जब इंडिया ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स लागू किए, ट्विटर ने उनको इंप्लीमेंट नहीं किया। दिल्ली पुलिस को ट्विटर के ऑफिस में जाना पड़ा, तब जाके ट्विटर ने इन नियम कानूनों के हिसाब से ग्रीवेंस रिडर्सल ऑफिसर अपॉइंट किए। ठीक है ना, रूल्स को माना। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि किस हद तक एलॉन मस्क के आने के बाद ट्विटर वर्सेस कंट्री वाली डिबेट यहां पे चलेगी। ओके, क्या ट्विटर अलग अलग कंट्रीज की सरकार की बातें मानेगा या अपनी मनमानी करेगा, एक सवाल यहां पे ये उठता है। ट्विटर को यहां पे डेमोक्रेटिक तरीके से चलाना बहुत जरूरी है। और डेमोक्रेटिक तरीके से चलाने में ट्विटर जिस भी कंट्री के अंदर ऑपरेट कर रहा है, तो उस कंट्री के नियम कानूनों को माने ग्राउंड लेवल पे, ये यहां पे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो एक पॉइंट यहां पे ये उठाया जा रहा है कि कंट्रीज के साथ जो ट्विटर की झड़प है, जो कन्फ्रंटेशन है, वो किस हद तक बढ़ेगा, दैट विल बी अ पॉइंट टू सी। फिर यहां पे गूगल के मॉडल से इसको कंपेयर किया जा रहा है।
बीच में बहुत सारी राय ये बोल रही थी कि ट्विटर में ना सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल को रखा जाएगा। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ वेबसाइट्स को अगर आपको यूज होना हो, उनके एक्सक्लूसिव कंटेंट को व्यू करना, तो आपको एक पेमेंट करनी पड़ेगी। तो क्या ट्विटर में पेमेंट के बेसिस पे लोग इसको यूज कर पाएंगे? अगर ऐसा होगा तो भाई बड़ा प्रॉब्लम है। आगे आने वाले समय में अगर एलॉन मस्क कुछ इनिशिएटिव्स को लॉन्च करते हैं ट्विटर के ऊपर, ठीक है ना, और उन यूनिक इनिशिएटिव्स के लिए ट्विटर यूजर से एक पैसा मांगते हैं, एक सब्सक्रिप्शन फी मांगते हैं, तब इससे क्या होगा कि जो लोग यहां पे पैसा पे कर रहे हैं वो तो उस कंटेंट को एक्सेस कर पाएंगे, बाकी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो फ्री और ओपन तो रहेगा प्लेटफॉर्म, लेकिन फेयर नहीं रहेगा, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो फिर दूसरा क्या किया जा सकता है? दूसरा आप गूगल मॉडल अपना सकते हो। गूगल मॉडल कैसे अपनाओगे? तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल सर्च करो google.com, तो आपके सामने एक सर्च इंजन खुल जाता है। अब अगर आपने फ्रंट में सर्च इंजन देखा हो, मैं आपको जैसे ये गूगल का होम पेज है। अब इस गूगल के होम पेज में आपको किसी भी प्रकार का कोई ऐड नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप यहां पे कुछ सर्च मारोगे ना दोस्तों, आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। जैसे कि पिज्जा नियर मी, अगर आपने सर्च मारा तो यहाँ पे आपको पिज्जा के ऑप्शंस दिखे। अब यहाँ पे कोई ऐड नहीं दिखा रहा है, लेकिन ज्यादातर केसेस में गूगल जो सर्च रिजल्ट है वहां पे बहुत सारे एड्स भी डिस्प्ले होने लगते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर मॉडल है गूगल का, इस गूगल के मॉडल में क्या है कि भाई जो इनका फ्रंट पेज है, जो इनका ओपनिंग होम पेज है, वहां पे किसी भी प्रकार का कोई एड डिस्प्ले नहीं होता है। लेकिन जैसे आप उसमें कुछ सर्च मारोगे, वहां पे जो सर्च रिजल्ट खुलेंगे वहां बहुत सारे एड्स दिखेंगे। और वो जो एड्स है ना, वो आपके पर्सनल डाटा के आधार पर डिस्प्ले किए जाते हैं। आपकी जो पुरानी ब्राउजिंग हिस्ट्री होगी उसको खंगाल कर, आपके प्रेफरेंसेस को समझ के वो एड आपको डिस्प्ले किया जाएगा। आपके लोकेशन के पास का कोई एड आपको वहां पे दिखाया जाएगा। तो ये मॉडल कहीं ना कहीं आपकी डाटा प्राइवेसी को वायलेट करता है। तो क्या ट्विटर इस प्रकार का बनेगा? अब अगर ट्विटर सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल लगता है, तब भी वो पूरी तरीके से ओपन नहीं है, तब भी वो पूरी तरीके से फ्री एंड फेयर नहीं है, क्योंकि वहां पे पैसा लिया जा रहा है। और अगर ये गूगल वाला एड डिस्प्ले मॉडल को इस्तेमाल करता है, तब भी वो पूरी तरीके से फेवर नहीं है। तो अभी के लिए ये जो गूगल वाला एड रेवेन्यू के बेसिस पे, आपको बता दूं गूगल की जो एड रेवेन्यू है ना, साल की $200 बिलियन से ज्यादा है। इतना एड रेवेन्यू में गूगल कमाता है। तो कुछ इस प्रकार के मॉडल को लेके चलना पड़ेगा एलन मस्क में, अगर ट्विटर को यहां पे कंपैटिबल रखना है। तो आगे आने वाले समय में ट्विटर किस प्रकार से आगे जाएगा, कैसे इनकी रेवेन्यू प्लेटफॉर्म्स काम करेंगे, ये एक देखने वाली बात होगी। सब्सक्रिप्शन मॉडल को अपनाएंगे या गूगल के एड मॉडल को अपनाएंगे, दैट विल बी अ सीट, मतलब दैट विल बी अ पॉइंट टू सी इन फ्यूचर। तो ये हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया दोस्तों। ट्विटर की आप कह लो इंडिपेंडेंस, फ्यूचर प्लानिंग किस प्रकार से होने वाली है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड होगा, पैसे की बेसिस पे होगा, सरकारों के साथ इसकी कितनी टक्कर होगी, ये सब हमें आगे आने वाले समय में पता चलेगा। किस डायरेक्शन में एलॉन मस्क इस पर्टिकुलर मेमथ ऑर्गेनाइजेशन को लेके जाएंगे, दैट विल बी अ थिंग टू सी इन द फ्यूचर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ये 5 आर्टिकल्स मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपको मजा आया हो वीडियोस में। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से लेक्चर को शेयर करें, हो सके तो ज्वाइन बटन दबाइए और प्लीज क्लिक ऑन द सुपर थैंक्स। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। टेक